ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल कवरेज आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर। और देखिए, अनंत त्यागी आपको दिखाई देने लगे होंगे स्क्रीन पर। इस वक्त वो भारत मंडपम में मौजूद हैं। अनंत, पीछे की तस्वीर काफी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ चकाचौंध है और इसी चकाचौंध से जो रोशनी निकल रही है वो भारत को नए मुकाम पर लेकर जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मीटिंग की जो शुरुआत की, जो आगाज किया, उससे यह तय हो गया कि भारत एक नई ऊंचाई पर है और 50 साल का सफर 6 साल में सचमुच में तय हुआ है। बिल्कुल विद्या, बेशक रंग है, उत्सव है, परंपराएं हैं, तमाम चीजें यहां पर हैं। उसके रंग मैं आपको दिखाऊं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि मैं हॉल नंबर 3 के प्रथम तल पर हूं और शुरुआत जो यहां पर की गई है विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की इस प्रतिभा को सामने रख करके की गई। और सबसे बेहतर बात यह कि यहां पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चूंकि तकनीक को अपने अंदर समाहित करता है, तो आपको आसपास जो पूरी परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है, एक्सक्लूसिविटी को जो प्रदर्शित किया गया, इंक्लूसिविटी को प्रदर्शित किया गया, वो दिखाऊं। उससे पहले आप देखिए तकनीक का शुरुआत में इस्तेमाल, ये स्क्रीन यहां पर लगाई गई है और इस स्क्रीन को अगर आप देखेंगे तो जो भी विजिटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए अलग अलग जगह पर ऐसी स्क्रीन लगाई गई ताकि उनको जहां जाना है, जहां जहां जो जो शोकेस किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस हॉल नंबर 3 के ग्राउंड फ्लोर पर मैं मौजूद हूं आपको, तो ये स्टॉल नंबर के साथ में और किस किस प्रदेश के स्टॉल्स यहां पर लगे हुए हैं, वहां की सांस्कृतिक परंपराओं, विविधताओं को दिखाते हुए ये तमाम चीजें यहां पर दिखाई गई। ये तकनीक का एक पहलू हुआ, ऐसे आगे पहलू आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको चारों तरफ लगे हुए जो स्टॉल्स हैं जरा उनकी झलक एक बार दिखा देता हूं। आप ये देखिए कि यहां पर ये दक्षिण की कला को प्रदर्शित करते हुए, और इसके मेरे विजय जो अर्जुन है वो आपको तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं और लगातार विजिटर्स, जो सबसे बेहतर बात है यहां पर विद्या, वो लगातार पहुंचते जा रहे हैं। जो आपने बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो उनका इनिशियल नोट था इस पूरी बैठक को शुरू करते हुए, मैं उस पर भी आऊंगा। वीना सिंह जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन उससे पहले जरा आप ये अलग अलग राज्यों के जो स्टॉल्स लगातार जो लगाए गए हैं उनको जरा देखिए। और इस पूरी समिट की जो टैगलाइन है, वन अर्थ वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत अपना नारा प्रदर्शित करता है, उसी को समाहित करते हुए ये पूरे स्टॉल्स तैयार किए होते हैं। क्योंकि जो भी बदलाव की अगर जरूरत होती है तो सबसे पहले घर से होती है, देश से होती है। तो देश के हर एक राज्य की विविधताओं को, संस्कारों को, परंपराओं को, विशेषताओं को एक मंच के तले लेकर जब आया गया तो सीधा संदेश दिया जाता है कि अगर हम पूरी विश्व के अंदर को एक छत के नीचे समाहित करने की बात करते हैं तो जो शुरुआत है वो यहीं से होगी। लेकिन वीना सिकरी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक सवाल मेरा वीना सिकरी से है, वीना जी, ये जो अफ्रीकन यूनियन को समाहित करने की बात की गई, ये कहा गया कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें इसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के द्वारा वो हिस्सेदारी मिली भी है। इससे फर्क कितना पड़ने वाला है? अभी तक जो G20 की हिस्सेदारी थी, अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 65% के आसपास, 15% की आबादी इस अफ्रीकन यूनियन के साथ में जुड़ने के बाद, यानी 80% आबादी का रिप्रेजेंटेशन अगर G20 या अगर नाम आगे बदला जाता है G21 होता है, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा और भारत का कद इसमें कैसे बेहतर होगा? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो अफ्रीकन यूनियन अब G20 में जुड़ गई है, G21 हो गया है, इसका सबसे बड़ा फर्क जो है कि दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। अब देखिए कि आज तक जो हमने देखा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या UN हो, उनके बदौलत कुछ इतनी तरक्की नहीं हुई है और अफ्रीकन देशों में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी चल रही है और भी उनके प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं और कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो उनके प्रॉब्लम्स को देखे। G20 का मकसद ही ये था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना। 1999 में और फिर 2008 के बाद, इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ये संस्था बनी है और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रही है। हमने देखा है कि इस साल जो भारत के चेयरमैनशिप के जरिए जो मीटिंग्स हुई हैं वो कितने डाइवर्स हुई हैं। मतलब ग्लोबल फ्यूल अलायंस से लेके क्रिप्टो करेंसी से लेके हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सब चीजों को डिस्कस किया है, उसमें डिसीजंस किए हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अफ्रीकन यूनियन भी फेस कर रहा है, उनके लिए फायदा कैसे होगा अगर वो
G20 के बाहर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो बिल्कुल सही फरमाया कि अफ्रीकन यूनियन को तुरंत ही लाया जाए, और इसी साल, क्योंकि पूरा कंसेंसस था इस पे कि अफ्रीकन यूनियन को जुड़ना चाहिए, इसी साल और आज के तारीख में वो जुड़ गए हैं। वर्षा जी, लेकिन एक सवाल जो एक आम इंसान के जहन में आता है और बहुत कॉमन सवाल है, वो सवाल ये है कि जो देश जिनको कि अफ्रीकन यूनियन को जो शामिल किया गया, इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है, टेक्नोलॉजी में मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है, तो फिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ेगा इनके शामिल होने से कि भारत का कद अपने आप ऊंचा उठ जाता है? अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की खोज में हैं हम सब। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। ऑफ कोर्स इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज टुडे, लेकिन हम वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पाएंगे अगर अफ्रीकन यूनियन की जो 54 कंट्रीज हैं वो इतनी, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी रहे, उनके हेल्थ कंडीशन इतने बुरे रहे। तो जो भी डिसीजन G20 कर रही है इन विषयों पर जो मैंने जिक्र किया, उसका फायदा इम्प्लीमेंटेशन में अफ्रीकन यूनियन पे होना चाहिए। उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक ग्रोथ के जरिए पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में पैदा होगा। ये जो है दरअसल प्रधानमंत्री का जो अप्रोच है, ये भारत का जो अप्रोच है वो ऐसा है क्योंकि पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखा जाता है। तो अगर परिवार का कोई सदस्य गरीब है या वो स्किल्ड नहीं है तो हमको छोड़ नहीं सकते, और इसी अप्रोच के तहत अफ्रीका को शामिल किया गया है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है जिसमें 50 देश हैं। अनंत, एक चीज मैं देख रहा हूं जो आपके आसपास है और मुझे लगता है अगर वो आप दिखाएंगे दर्शकों को तो वो बड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत सारे मंडप बने हुए हैं, मंडपम के अंदर बहुत सारे मंडप बने हुए हैं। उन मंडपों में क्या क्या है, भारत को कैसे दिखाया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विदेश से आए हुए राष्ट्राध्यक्षों के लिए सामने रखा गया है कि वो यहां से गुजरे तो दीदार हो। जी जी बिल्कुल विद्या, देखिए भारत की एक मेजॉरिटी जनसंख्या ऐसी है जो कि यहाँ आ नहीं पाए, या जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं जिनके पास पासेस नहीं, वो आ नहीं पाए, तो उनका पास आज टाइम्स नाउ नवभारत बनेगा और अपने कैमरे से उनको यहाँ की सारी विविधताएं, सुंदरता दिखाएंगे। आप शुरुआत देखिए करते हैं मेरे कैमरे के ठीक सामने उत्तर प्रदेश का ये स्टॉल लगा हुआ है जहां पीतल का काम देखेंगे। सामने आप शीशे की जो नक्काशी के साथ जो चीजें बनाई गई हैं आप उनको देखेंगे, हैंडक्राफ्ट की चीजें आप देख पाएंगे। उसके ठीक बगल में मेरे विजय अर्जुन, अगर आपको दिखा पाए इधर आकर के, ठीक बगल में आप देखिए कि बिहार का स्टॉल लगा हुआ है। बिहार में आप शुरुआत देखिए मधुबनी पेंटिंग से की गई है जो कि बेहद विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं, जिनके हाथ कला का एक अनूठा जो प्रतिबिंब होता है, और खासतौर पर श्री राम की कथाओं को मधुबनी पेंटिंग के द्वारा उकेरा जाता है। मां सीता से का मिलन हो, चाहे जब श्री राम जब वापस अयोध्या लौटे थे उस दौरान का चित्रण हो, जो तस्वीर इस वक्त आपको अर्जुन दिखा भी रहे हैं वो भी रामलीलाओं को प्रदर्शित करती हुई तस्वीरें हैं। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो जो लकड़ी की पर नक्काशी करके जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी आपको झलक यहां पर देखने के लिए मिलेगी। उसके ठीक आगे बिहार के स्टॉल से ठीक आगे विद्या, मैं आपको आगे अगर लेके चलूं तो ठीक आगे ये झारखंड का स्टॉल है। और सबसे खास बात विद्या, अगर आप एक देखेंगे कि आपको पेंटिंग्स लगभग आप उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, आगे वेस्ट बंगाल हो, या आगे जो यूनियन टेरिटरीज के जो स्टॉल्स लगे हुए मैं यहां देख पा रहा हूं, कलाकृतियां हर जगह हैं, लेकिन कलाकृतियों में आपको विविधताएं मिलेंगी। आपको जो रंगों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप अगर मधुबनी पेंटिंग देखेंगे तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट जो पेंटिंग्स हैं या बहुत हल्के रंगों के साथ जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं आपको वो दिखाई पड़ेंगी। झारखंड में जैसे ही आप आते हैं तो ये जो रंग है जो तस्वीरों के वो थोड़े चटकीले हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आगे पश्चिम बंगाल की तरफ चलूंगा तो यहाँ पर मैं तो कहूंगा जो स्टॉल पर बैठे हुए लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे भी जरा समझ लीजिए, बात कर लीजिए कि विविधताओं से भरे हुए हमारे देश में क्या क्या अलग अलग मंडपों में है और कौन सा राज्य जो है वो क्या समेटे हुए आया है इस मंडप में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेस्ट बंगाल का ये जो स्टॉल इस वक्त आपको अर्जुन दिखा रहे हैं उसके पास पहुंचूं उससे पहले झारखंड के स्टॉल में आपको मैं लेकर के चलता हूं और झारखंड के स्टॉल में जानता हूं मैं इन्हीं लोगों से कि क्या विशेषताएं हैं जो आज ग्लोबल लेवल पर दुनिया को प्रदर्शित हम करने वाले हैं। सर, यहाँ की तसर सिल्क काफी फेमस है जी। और यहाँ का जो पाटकर पेंटिंग है वो जो नेचुरल कलर से बनते हैं, जो जादू पट्टी आप हमें वहां ले जाकर दिखाते बता पाएंगी। जी सर। सर, ये जो देखिए नेचुरल कलर्स बन रहे हैं और वो पेंटिंग बच्चे बनाए हैं।
9 to 12 के कस्तूरबा के बच्चे बनाए हैं जी। और वो ड्रॉप आउट बच्चे हैं और उनको पढ़ाई के साथ साथ सारे चीज सिखाए जाते हैं, पेंटिंग्स, फाइन आर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस ही उनका होता है। जी सर। ठीक है। और इन सर- पेंटिंग्स के बारे में क्या बताएंगे आप? सर ये ट्राइबल पेंटिंग है, वो सारा इसको कहते हैं पाटकर पेंटिंग, और ये अभी इसका आर्टिस्ट बिल्कुल खत्म हो गए, 14-15 आर्टिस्ट हैं। तो अभी हमने अपने बच्चों को करीब 150 बच्चों को इसमें हम लोग सिर्फ 14-15 आर्टिस्ट हैं जो ऐसी कलाकृति बना सकते हैं। बना सकते हैं। तो अभी सर हम लोग स्कूल में बच्चों को सिखा रहे हैं और वो पूरे 150 बच्चे अभी पूरे सीख चुके हैं। झारखंड का टसर सिल्क भी बहुत प्रसिद्ध होता है, वो दिखाएंगे आप? ये देखिए, हम बता रहे हैं आपको, झारखंड का जो फेमस होता है ये टसर सिल्क, ये हमारा झारखंड में भगैया, दुमका, सरायकेला ये सब जगह बनाए जाते हैं। और इसमें जो पेंटिंग है वो प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल फ्री है सर। और ये जो पेंटिंग है इसको जादू पटिया बोलते हैं, और कुछ ट्राइबल लोग करते हैं ये सब पेंटिंग। ये सब आपका सोहराई पेंटिंग हुआ। और वहीं पर आपको हम बताना चाहते हैं कि इसको बनाने में अगर ये पूरा कपड़ा आपको तैयार करना है तो बनाने में कितना वक्त इसको लगता है? ये अगर ये साड़ी है 6.5 मीटर का सर, ये साड़ी को बनाने में 2 लेडीज को करीब करीब 20 दिन लग जाते हैं। अगर इसमें पेंटिंग करवाना है तो उसका अलग डे लगता है सर। उसमें कितना वक्त लगता है? उसमें अब पेंटिंग पर डिपेंड करता है, ये जनरल पेंटिंग है, इसमें करीब करीब उसको 15 से 20 दिन लग जाते हैं पेंटिंग में। यानी 1.25 महीना लगता है इस एक साड़ी को तैयार करने के लिए, जो पूरी तरीके से हाथों से बनाई जाती है। जी जी बिल्कुल, ये 1.25 महीना और 1 महीना मतलब डिपेंड करता है उनके कितना वो कैपेबल है जल्दी बनाने में। और दूसरी चीज बात करें तो ये जूट की बनी हुई चीजें हैं? जी, हम लोग का ये झारखंड में हजारीबाग में ये जो है बैम्बो का है, और कुछ प्रोडक्ट जूट के भी हैं। आप अपने जूट की बात किए तो हम वो भी दिखा दें। ये है हमारे कैरी बैग, ये जूट के हैं, ये भी हमारे झारखंड का हजारीबाग में बनते हैं। और ये लैपटॉप बैग भी है जो मॉडर्न यूज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लेदर के दिया हुआ है, सिल्क से बना हुआ है, इसमें लेदर और टसर का दोनों का कॉम्बिनेशन है जी। इसको लोग काफी पसंद करते हैं सर। तो विद्या, जो आप ऑफिस जो लैपटॉप लेकर के आते हैं, ये बैग अगर आपको चाहिएगा तो बताइएगा, मैं जरूर आपके लिए लेकर के आऊंगा। जो आप ऑफिस जो लैपटॉप लेकर के आएंगे, आइंदा से आप झारखंड की संस्कृति को परिलक्षित करते हुए वैसे लैपटॉप बैग आप कैरी कीजिएगा। ये वेस्ट बंगाल की जो है कलाकृतियां हैं, जो स्टॉल लगा हुआ है G20 के मंडपम से अनंत त्यागी जो लेकर आए हैं लैपटॉप बैग, उसमें मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ। जरा मैं ये भी चाह रहा हूँ अनंत कि अगर आप दिखा सकते हैं, मुझे नहीं पता वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं बात करने में, लेकिन अगर दिखा सकते हैं तो हर राज्य की एक विशेषता होती है और उसी विशेषता को मुझे लगता है दिखाते हुए इन मंडपों को सजाया गया है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, दिखाते जाएं, लोग समझते भी जाएं और थोड़ी बात भी होती चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये यूनियन टेरिटरीज जो जितनी हैं, हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनकी पूरी परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए हम यहीं से चलकर बात करते हैं। सर, ये यूटी स्टॉल आपका है, इस स्टॉल के बारे में पहले दर्शकों को बताएं आप। हम लोग यूटी लद्दाख से आ रहे हैं, जो नया यूटी बनी है, और हमारे पास अभी यहाँ पर जो क्या कहते हैं वहाँ का बेस्ट पश्मीना वूल, याक वूल, दिखाइए ना। कैमल वूल है। तो जैसे ये है एक पश्मीने का मफलर्स है, एंड देन वी हैव लाइक ये है पश्मीना रियल। आप टच करके देखो कितना सॉफ्ट है। ये रुई है? दिस इज रुई नहीं है, ये पश्मीना का वूल है। अच्छा, हाँ जी हाँ, वाकई बहुत कोमल है। हाँ, इसके बाद हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, धागा बनाते हैं, वीविंग करते हैं। अच्छा, पश्मीना, मैं आपके बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ चलूं उससे पहले पश्मीना को लेकर कहा जाता है कि भाई असली पश्मीना और नकली पश्मीना को पहचानने में बड़ी दिक्कतें होती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हम क्या किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ पश्मीना का ये GI टैग बनाया है। दिस विल बी द न्यू लोगो फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ पश्मीना। सो दिस इज स्टिल अंडर प्रोसेस। वंस इसका लेबोरेटरी सब कुछ सेटअप होगा तो यू कैन सी दिस लेबल ऑन द पश्मीना। अब मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इस GI लेबल की आपने बात की, एक जो स्थानीय उद्योग होता है, अगर उसकी चीजों के ऊपर ये GI टैग दे दिया जाता है तो उद्योग को क्या फायदा होता है? उद्योग को ये फायदा होता है, बेचने के लिए फायदा होता है, बायर्स को भी ऑथेंटिसिटी रहती है। ऑथेंटिसिटी रहती है, इसका ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसका ट्रेसेबिलिटी रहती है। नहीं तो आपको नहीं पता ये कॉटन है कि पश्मीना। ठीक है, और बाकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं सामने देख रहे हैं? ये लकड़ी की नक्काशी के साथ भी आपने कुछ बनाए हुए हैं और बहुत खूबसूरत। विद्या देखिए, ये नक्काशी की गई है, इसको तराशा गया है।
ये वुड कार्विंग जो है, वुड कार्विंग को भी जीआई टैग मिली है इस बार भारत सरकार की तरफ से। तो ये अनअसेंबल है, अदरवाइज वहाँ पे ये है ट्रेडिशनल चौकसे या टेबल बोलते हैं। फिर ये दूसरे जितने भी घर के वो आइटम्स होते हैं उस चीज में अलग। बिल्कुल, तो ये लगातार जो चीजें अलग अलग स्टॉल की हैं, जैसे कि विद्या आपने कहा भी था कि हम दिखाएं, कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं विद्या, उन हर राज्यों पर जाकर के वहां की विविधताओं और विशिष्टताओं को अपने जरिए, इस कैमरे के जरिए, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएं। विद्या बिल्कुल, और ये देखिए सिर्फ प्रदर्शनी नहीं है, ये दुनिया को दिखाया भी जा रहा है कि देखिए हिंदुस्तान में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है। आप कहते ना हिंदुस्तान में कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर वाणी, आज आपको एक ही जगह मंडपम में दिल्ली में दिखाई दे रहा है, प्रगति मैदान में जहां पर आनंद खड़े हैं।